हेलो दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के इस क्लास में स्वागत है आपका। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और केवल उपन्यास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। बावन दास मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? पता होगा आप लोगों को कि रेणु। यहाँ पे जितने भी उपन्यास है, जुलूस, मैला आंचल, दीर्घ तपा, प्रतिपरिकथा, इन सभी उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, इन सभी उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, इसमें जो बावन दास है, मैला आंचल उपन्यास का जो पात्र है बावन दास, ये गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। बावन दास किस विचारधारा का व्यक्ति है? तो गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम हमें बताना है। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम रहा ब्रजनंदन सहाय। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम क्या रहा? ब्रजनंदन सहाय। आगे बढ़ते हैं। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं, ऐसा गोदान के किस पात्र ने कहा है? तो प्रोफेसर मेहता ने कहा है। ठीक है, यह कथन प्रोफेसर मेहता के द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? तो उपन्यास। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप उपन्यास विधा में प्रकट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारधाराओं का वाहक माना जाता है? तो गोदान का पात्र प्रोफेसर मेहता। गोदान का पात्र प्रोफेसर मेहता। गोदान का पात्र प्रोफेसर मेहता प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोदान में जो होरी का बेटा है गोबर, वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंतशाही का। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे विकल्प में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे इसको यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का गोदान उपन्यास का जो गोबर है वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे पूछा गया है। सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। ठीक है, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़ीवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, रूढ़ीवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या फिर समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो गोदान उपन्यास का जो गोबर है वह रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। वह रूढ़ीवाद के विरोध में है। ठीक है, गोबर और एक किसान युवक है। ठीक, नई पीढ़ी का एक किसान युवक है जो कि रूढ़ीवाद का विरोध करता है। इसी का प्रतिनिधित्व करता है गोबर, जो कि गोदान का पात्र है। आगे बढ़ते हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा है एक प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, या फिर जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। तो वाणभट्ट की आत्मकथा है जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। रचयिता कौन रहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वाणभट्ट की आत्मकथा के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ेंगे। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। वाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किनका है? तो महामाया भैरवी का कथन है यह। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। वाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन है महामाया भैरवी का। वाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? वाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। वाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है,
वाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। वाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, या फिर इनमें से सभी। तो गोदान उपन्यास गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सही है। सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, यह भी सही है। भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, यह भी सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। सुमेलित करना है अगला हमें, ठीक है। तो चित्रलेखा किनका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। प्रतिपरी कथा आपका हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिपरी कथा के तो यहाँ पे रचयिता रेणु है, परंतु यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया गया है। अच्छा, मानस के हंस के रचयिता रहे आपके अमृतलाल नागर। मानस का हंस किनकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की रचना है, ठीक है। इसके अलावा कब तक पुकारो आपका रांगे राघव की रचना है। कब तक पुकारो रांगे राघव की रचना है। कब तक पुकारो रांगे राघव की रचना है। एक विकल्प यहाँ पे गलत हो गया, तो सारे यहाँ पे गलत जा रहे हैं। अच्छा, 2 जगह अमृतलाल नागर यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एक जगह यहाँ पे रेणु कर देती हूँ, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु। चित्रलेखा, अब देखिए चित्रलेखा किनका उपन्यास है? तो चित्रलेखा आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारो रांगे राघव, कब तक पुकारो रांगे राघव। प्रतिपरी कथा आपका फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर, अब सही है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारो रांगे राघव, मानस का हंस अमृतलाल नागर, प्रतिपरी कथा आपका हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है रंगभूमि उपन्यास। रचयिता कौन रहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। इस उपन्यास की रचना सन 1925 ईस्वी में की गई थी। रंगभूमि नामक उपन्यास की रचना सन 1925 ईस्वी में की गई थी। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन रहे? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे वृंदावन लाल वर्मा जी। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे वृंदावन लाल वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा को पूछा जा सकता है कि किस रचयिता को, किस रचनाकार को सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी जाती है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी को दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। 12 उपन्यासों के नाम किस प्रकार है? आप ध्यान दीजिएगा, एक बार बोल रही हूँ मैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। ठीक है, देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये आपके 12 उपन्यास रहे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जालपा गबन नामक उपन्यास की नायिका है। जालपा गबन नामक उपन्यास की नायिका है। इन सभी उपन्यासों के रचयिता रहते हैं मुंशी प्रेमचंद। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। अभी बताया मैंने, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है चित्रलेखा। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
आगे बढ़ेंगे। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है अज्ञे। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार रहे अज्ञे। अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास रहे। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन रहे? आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार, या फिर कहे तो आर्थर कानन डायल किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को, गोपाल राम गहमरी को। ये एक जासूसी उपन्यासकार रहे, ठीक है। इनके द्वारा रचित तो कुछ प्रसिद्ध उपन्यास रहे, जैसे सरकटी लाश, गुप्तचर, ठीक है, सरकटी लाश, गुप्तचर, इसके अलावा खूनी कौन, जासूस की भूल इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास सन 1929 को प्रकाशित हुआ। कंकाल उपन्यास सन 1929 को प्रकाशित हुआ। रचयिता कौन रहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। कंकाल उपन्यास के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद जी। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्र प्रस्तुत किया गया है। कंकाल उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे। कौन कौन से? तितली, कंकाल एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा तितली, ठीक है, तितली, और एक उपन्यास है ईरावती। ईरावती, ईरावती इनका एक अधूरा उपन्यास है। पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ईरावती इनका एक अधूरा उपन्यास है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जाराम शर्मा का उपन्यास निम्न में से है आदर्श हिंदू। ये लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है, ठीक है, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। इनकी अन्य कृतियां हैं धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल। लज्जाराम शर्मा का अन्य कृति है धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल। इसके अलावा आदर्श दंपत्ति, ठीक है, आदर्श दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति भी लज्जाराम शर्मा द्वारा ही रचित उपन्यास है। आदर्श दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है एक आदर्श हिंदू किनकी रचना है? तो लज्जाराम शर्मा की रचना है। इसके अलावा गुप्त गोदना, गुप्त गोदना, गुप्त गोदना किनके द्वारा रचित है? देवकी नंदन खत्री। गुप्त गोदना देवकी नंदन, गुप्त गोदना देवकी नंदन खत्री द्वारा, गुप्त गोदना देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है। और राधाकांत के रचयिता रहते हैं ब्रजनंदन सहाय। राधाकांत के रचयिता कौन रहे? ब्रजनंदन। राधाकांत के रचयिता रहे ब्रजनंदन सहाय, ठीक है। राधाकांत नामक उपन्यास के रचयिता रहे ब्रजनंदन सहाय। गुप्त गोदना नामक उपन्यास के रचयिता रहे देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम निम्न में से सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार? तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। यहाँ पे 2 बार प्रेमाश्रम हो गया, निर्मला, ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है। इनमें प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष रहा, प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1922। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष रहा 1922। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष रहता है 1925। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1925। कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष रहा 1926। 1926 कायाकल्प का। निर्मला का प्रकाशन वर्ष रहा 1927। प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, मैला आंचल में यह वाक्य किनका है? गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, मैला आंचल में यह वाक्य है प्रशांत का। मैला आंचल में यह वाक्य किनका है? तो प्रशांत का है यह वाक्य। गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथाभूमि है? गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथाभूमि है? तो आधा गांव नामक उपन्यास की कथाभूमि। आधा गांव नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के रचयिता रहे राही मासूम रजा। इसमें गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। आधा गांव नामक उपन्यास में गाजीपुर जिले के, आधा गांव नामक उपन्यास में गाजीपुर जिले के सैयद मुसलमानों की कथा है,
ठीक है। राग दरबारी किनका उपन्यास है? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद, पता है आप लोगों को। और अलग अलग वैतरणी किनका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। ठीक है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन का वृहत्त्रयी क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन का वृहत्त्रयी क्या है? तो प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। ये रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों का वृहत्त्रयी है, हिंदुस्तानी किसानों के जीवन का वृहत्त्रयी है। इन उपन्यासों के रचयिता कौन रहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है निम्न में से? मैला आंचल के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु। पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, निम्न में से किसका चित्रण नहीं है मैला आंचल में? तो सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं है। मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं किया गया है। जबकि इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा जातिवाद, आर्थिक विषमता का भी चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में अंतर होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तमस के रचयिता कौन रहे? तो भीष्म साहनी। तमस के रचयिता रहते हैं भीष्म साहनी। इसमें कौन सा पात्र कथनी करनी में अंतर होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो कश्मीरी लाल। तमस का पात्र कश्मीरी लाल कथनी करने में अंतर होने की विडंबना को व्यक्त करता है। इस उपन्यास में भारत विभाजन की समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत विभाजन के समय को चित्रण किया गया है। भारत विभाजन का चित्रण किया गया है। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। इसका रचनाकाल क्या रहा? तमस उपन्यास का रचनाकाल रहा 1973 ईस्वी। तमस उपन्यास का रचनाकाल क्या रहा? 1973 ईस्वी। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास में मिलता है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो दिल्ली शहर के रईस की कथा है परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता कौन रहे? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों और उसके प्रमुख पात्रों का कौन से युग्म सही है? उपन्यासों और उसके प्रमुख पात्रों का निम्न में से युग्म सही है जो सुनीता हरीश, गलत है यह। अंधेरे बंद कमरे नीलिमा हरवंश, दादा कामरेड रेखा हरिप्रसन्न, नदी के द्वीप शैला चंद्र दधीति। तो इनमें जो सही है वह है अंधेरे बंद कमरे नीलिमा हरवंश। अंधेरे बंद कमरे नीलिमा हरवंश। ठीक है, उपन्यास अंधेरे बंद कमरे नामक उपन्यास के पात्र रहे नीलिमा और हरवंश। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किनका है? तो प्रेमचंद के संबंध में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, निम्न में से कौन सा? तो इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है सोना माटी। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, यह विवेकी राय का उपन्यास है। सोना माटी विवेकी राय का
सोनामाटी विवेकी राय का उपन्यास है। ठीक है, इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करेल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया गया है। सोनामाटी विवेकी राय का उपन्यास है जिसमें गाजीपुर बलिया के बीच करील ठीक है, गाजीपुर बलिया के बीच करील क्षेत्र का वर्णन किया गया है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं, ये सभी किनके द्वारा रचित है? तो मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन रहे? हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? तो श्रीनिवास दास। ठीक है, इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास कब लिखा? 1882 ईस्वी में। इस वजह से इन्हें क्या माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।